जय हिंद आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पार्क पब्लिकेशन का में बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 4 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो सभी लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको स्पार्क पब्लिकेशन का और किरण पब्लिकेशन का जो भी प्रैक्टिस सेट करवाएं वो आपको सारा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और हाँ, बहुत लोग का जो है ना मैसेज आते रहता है कि हाँ कुछ बैच के बारे में जानकारी पूछना है, तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए 75 49 39 24 90। इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, आपको सारा जानकारी बैच से रिलेटेड जो भी जानकारी होगा आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। और जो भी जो है ना निश्चित रूप से बिहार दरोगा का तैयारी करने वाले हैं, लगता है कि नहीं हमको तैयारी इस बार हर हाल में हमको जॉब लेना है, तो आप लोग जो है ना बैच 2 जो स्टार्ट हुआ है होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट बैच आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। क्योंकि आप उस बैच से ना आप ज्वाइन कीजिएगा, आप 149 रुपये अगर पेड करते हैं तो आपको जो है ना बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपको लगता होगा ना कि हाँ बहुत सारे आपको 149 में आपको एगो बुक आप जाइएगा मार्केट में तो 149 में आपको एगो प्रैक्टिस सेट का बुक नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ये जो बैच है आपको घटनाचक्र का सारा बुक जो 6 बुक है, उसके बाद बिहार दरोगा का जो 100 प्रैक्टिस सेट जो उसमें दिया हुआ है चैप्टर वाइज, आप जो है ना सारा डिटेल आप अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करिएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। आपको सारा वहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है कौन कौन बुक करवाया जाएगा। और अभी हाँ अभी जो है ना बिहार दरोगा का अभी मार्केट में 2 ही बुक आया है न्यू जो पैटर्न पर 2024 में जो आगामी वैकेंसी आने वाला उसमें 2 ही बुक आए, किरण पब्लिकेशन का आया है और एक स्पार्क पब्लिकेशन का आया है। जो आपको हम इस वीडियो में आपको चौथा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। इसके पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो 2 प्रैक्टिस सेट आया और जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आएगा बुक का वो सारा आपको हम करवाएंगे, ठीक है ना। आपको सारा प्रैक्टिस सेट डिटेल के साथ मिलेगा, इसलिए सभी लोग जिनको भी ज्वाइन करना आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये बैच जो आपको पीटी एग्ज़ाम तक है आपको ना चलते रहेगा, जब तक आपका पीटी एग्ज़ाम तक नहीं होगा जब तक आपको इस बैच में डेली आपको प्रैक्टिस सेट और होमवर्क ख़त्म हो भी जाएगा तो आपको जो है ना प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। ये बात याद रखिए। और होमवर्क आपको 1-2 बुक नहीं है, आपको 4-5-6 बुक आपको होमवर्क उसके ख़त्म करवाया जाएगा। और जो भी टेलीग्राम पे टेस्ट होता है नंबर 1 ग्रुप टेस्ट इसका लिंक होगा, उसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको साइंस घटनाचक्र का साइंस का टेस्ट हो रहा है, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट हो रहा है शाम में 3 बजे, और एडिटोरियल 7500 का भी और एडिटोरियल 5000 का भी। तो सभी टेस्ट दिया कीजिए और कम टेस्ट दीजिए और उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। ये मेरा मानना है। आप लोग तो खुद सीनियर होंगे जो भी बिहार दरोगा का तैयारी करते होंगे, तो आप इस बात को समझिए। और जिनको भी 149 रुपये पेड कीजिएगा, आपको 4-5-6 महीना जो है ना आपको जो बैच में जुड़े रहिए। जब तक आपका बिहार दरोगा एग्जाम नहीं होगा जब तक आपको बैच वो कंटिन्यू चलते रहेगा। तो आप ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो आए का जो है ना देखिए इसमें जो है ना इसका जो 4 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, इसका जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको हम करवा देंगे, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए। ये सारा जो है प्रीवियस ईयर 11 क्वेश्चन बैंक तो करवा ही रहे हैं, ये भी जो है आपको हम करवा देंगे। देखिए 17/12/2023 का एग्जाम हुआ था, और देखिए प्रथम पाली सेकंड पाली आवास पदर का जो है ना देखिए मध्य निषेध का पीटी, और देखिए इसमें जो है ना मेंस का एग्जाम हुआ था 25/2/2024 का। ये चारों सेट हम करवा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। इसमें जो है देखिए पहला प्रैक्टिस सेट जो है पहला, दूसरा और तीसरा प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। आज जो देखेंगे चौथा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आप लोग पूरा क्लास को जरूर देखिएगा और क्लास को हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि आपको बिहार दरोगा से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्लास इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा और कम समय में आपको अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करवाएंगे। ये आपका 100% गारंटी देते हैं। और आपको जो है ना एक तरह से होता है ना प्रैक्टिस सेट में आंसर बाई मिस्टेक का क्वेश्चन का हो जाता है, लेकिन आपको आंसर आपको एरर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कभी कभी गलती सबसे होता है, आप इस बात को समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर देखिए 4 है। क्या है? तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। और इसका आप ग्रुप में जुड़िएगा तो आपको पहले ही प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा ग्रुप में, आप वहाँ बना लीजिएगा। और वहाँ बनाने के बाद जो है ना सारा डिटेल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जब क्लास आएगा तो क्लास देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना कंठस्थ आपको याद हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट अभी से लगाइएगा तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका रिवीजन ही आपको काम आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो चलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है ना किसने लॉन्च किया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है। तो ए का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन एआई लॉन्च किया है। कौन किया है? ओपन एआई लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब डे, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब डे जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब डे जो है कब मनाते हैं। तो इसका 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या 1 अगस्त को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 1 अगस्त को जो है ना वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाते हैं। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया, बताइए।
और आप लोग का बहुत लोग का मैसेज आ रहा है कि सिलेक्शन गुरु का जो ज्ञान बिंदु क्वेश्चन में तो करवा ही रहे हैं, और सिलेक्शन गुरु का भी क्वेश्चन बैंक कंटिन्यू करवा दीजिए पूरा, तो आपको जो है ना उसका भी क्लास आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपका भी आज या तो है ना कल आपको क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आइए कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? तो 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश किया है। कौन किया है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश किया है। कौन किया है? मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बहुचर्चित जो है ना कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। आपको एक क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा में पुस्तक से जरूर आएगा, तो करेंट से आए तो फिर आपको मतलब हिस्ट्री से दे दे, कहीं भी से आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो कह रहा है कि बहुचर्चित कारगिल जो एक यात्री की जुबानी जो है ना पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए क्या होगा? तो 4 का सही उत्तर क्या होगा? 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषि राज है। कौन है? ऋषि राज। ठीक है, याद रखिए ऋषि राज है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया है? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया है? तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय किया है। कौन किया है? मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय किया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में भारत का जो है ना पहला अर्थ इमेजिंग सेटेलाइट है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह जो है भूस्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सेटेलाइट है? तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, GSAT-1 है। क्या है? तो GSAT-1 है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि GSAT-1 जो है GSLV रॉकेट की पहली उड़ान द्वारा प्रक्षेपित किया गया एक जो है ना संचार उपग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि डैश एक क्रमबद्ध सूची होती है। क्या है? कह रहा है एक डैश एक क्रमबद्ध सूची होती है जिसमें सभी सम्मिलन और विलोपन एक सिरे पर किए जाते हैं। बताइए क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अष्टैक। क्या होगा? अष्टैक। अष्टैक एक क्या है ना क्रमबद्ध सूची है। याद रखिएगा कि अष्टैक क्या है? एक क्रमबद्ध सूची है जिसमें सभी सम्मिलन और विलोपन जो है ना एक सिरे पर एक सिरे पर किए जाते हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि लाओ खोबा, कह रहा है कि लाओ खोबा वन जीव अभयारण्य भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पे जो है ना स्थित है? बताइए। कह रहा है कि लाओ खोबा वन जीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर अवस्थित है? बताइए क्या होगा? तो 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए, ब्रह्मपुत्रा नदी पे। क्या होगा? ब्रह्मपुत्रा नदी पे। और याद रखिएगा कि लाओ खोबा वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो असम में। कौन सा राज्य में है? तो असम में। याद रखिए कौन सा राज्य में है? तो असम में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? बताइए। कह रहे हैं 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित किया गया था? बताइए क्या होगा? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। क्या होगा? यूके में जो है आयोजित किया गया था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। प्रथम 30, 31, 32 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मूत्र के पीले रंग के लिए निम्न में से कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? बताइए। कह रहा है कि मूत्र के पीले रंग के लिए निम्न में से कौन सा रसायन जो है ना जिम्मेदार होता है? बताइए क्या होगा? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोबिलिन। क्या होगा? यूरोबिलिन होता है। क्या होता है? यूरोबिलिन। तो मूत्र के पीले रंग के लिए निम्न में से कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? तो कौन होता है? तो यूरोबिलिन होता है। क्या होता है? यूरोबिलिन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मूत्र का पीलापन जो है ना यूरोबिलिन के कारण होता है, और मूत्र में दुर्गंध अमोनिया कारण होता है। आपको पता होगा कि मूत्र में जो दुर्गंध होता है किसके कारण होता है? अमोनिया कारण होता है। और मूत्र में जो है 95% पानी होता है, और सोडियम का मात्रा 0.4 होता है, और फॉस्फेट की मात्रा 0.6 होता है, और यूरिया की मात्रा 2% होता है। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और बाकी आप लोग को PDF जो है ना, जो भी लोग बैच में जुड़े होंगे आपको सारा डिटेल के साथ आपको PDF प्रोवाइड किया जाता होगा। तो आप इस बात को निश्चिंत रहिए, जिनको भी जुड़ना है सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि भारतीय एथलीट ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करती है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय एथलीट ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करती है? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्क्वैश। क्या होगा? स्क्वैश। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद है कि ज्योत्सना चिनप्पा जो है ना किसका खिलाड़ी है? तो महिला स्क्वैश है। क्या है? महिला एक जो है ना एक स्क्वैश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर ने जंगली जीव जंतुओं की प्रवासी प्रजाति के संरक्षण के विषय में आयोजित पक्षकारों के सम्मेलन में 23वें सत्र CMS COP13 की मेजबानी की है? बताइए कौन किया है? तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, गांधीनगर में भारत में किया गया है। ठीक है, भारत के गांधीनगर में किया गया है। गांधीनगर कहाँ है? तो गुजरात में है। तो याद रखिएगा कि कहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किस भारतीय शहर ने जंगली जीव जंतुओं की प्रवासी प्रजाति के संरक्षण के विषय पर आयोजित
पक्षकारों के सम्मेलन के 13वें सत्र CMS COP13 की मेजबानी की थी? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? तो क्या होगा? 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भैंस को दौड़ाया जाता है। किसको दौड़ाया जाता है? भैंस को। नेक्स्ट कह रहा है कि फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। कह रहा है कि फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को किस नाम से जानते हैं? तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सस्य विज्ञान। क्या होगा? सस्य विज्ञान। ठीक है, एग्रोनॉमी। क्या इंग्लिश में क्या कहेंगे? एग्रोनॉमी कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लुप्त पर्याय प्रवासी प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत जो है ना प्रजातियों में से एक है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लुप्त प्रवासी प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत प्रजातियों में से एक है? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बंगाल फ्लोरिकन है। क्या है? बंगाल फ्लोरिकन है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है ADB। कह रहा है ADB जो है ना एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी? बताइए। कह रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? बताइए। एशियाई विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में एशियाई विकास बैंक का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 को जो है ना स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। और इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर इसका यहाँ पर पूछेगा ADB का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस में है। क्या है? मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया है? बताइए। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नसरुद्दीन महमूद। क्या हुआ? नसरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्वतः जो है ना अंडो करने के लिए US कीबोर्ड लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सा कमांड देंगे? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का है। कह रहा है MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्वतः करने के लिए US कीबोर्ड लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड देंगे? बताइए। कौन सा कमांड दिया जाएगा? बताइए क्या होगा? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, Ctrl+Z से क्या होता है? अंडो होता है। क्या होता है? Ctrl+Z से क्या होता है? अंडो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य जो है ना स्थित है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य स्थित है? तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि इनमें से कौन 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज 40 ईयर अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। कह रहा है कि यहाँ पे पुस्तक का नाम पूछा है कि कौन जो है ना 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी की पुस्तक के लेखक कौन है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, शिव थानु पिल्लई। क्या होगा? शिव थानु पिल्लई लेखक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का जो है ना उपयोग किया जाता है? बताइए। कह रहा है एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, अल्टीमीटर। क्या होगा? अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? तो अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, टोडा का है। किसका है? टोडा का है। नेक्स्ट है भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, चीन। किसको जोड़ता है? चीन को। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो है ना भारत म्यांमार सीमा पर चीन पहाड़ी जो है भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स से क्या करती है? जोड़ती है। कौन सी पहाड़ी है? तो चीन पहाड़ी है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि डैश कह रहा है कि 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। बताइए किसका रहा था? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, शिमला। किसका होगा? शिमला। तो शिमला जो है ना 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। नेक्स्ट आइए।
कह रहा है किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है। अगर किसी देश की औसत आय की गणना करना रहेगा तो कैसे करेंगे बताइए। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके, मतलब डिवाइड करेंगे। मतलब देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो देश की जो औसत आय की गणना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पे जो है ना कार्य करता है बताइए। जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पे काम करता है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रैखिक संवेग के संरक्षण पे जो है ना जेट इंजन काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है उद्यम एक ऐसा व्यवहारिक उद्यम होता है जिसमें मुक्त व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते खरीद कर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि डैश उद्यम एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम होता है जिसमें मुक्त व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीद कर उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्यिक। क्या होगा, वाणिज्यिक उद्यम। क्या होगा, वाणिज्यिक उद्यम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए। कह रहा है किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है बताइए। कह रहा है किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं बताइए। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। नेक्स्ट आइए। कह रहा है इनमें से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होती है, समानुपाती होता है। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि जड़त्व जो है ना को किसके द्वारा मापा जा सकता है बताइए। जड़त्व को जो है किसके द्वारा माप सकते हैं। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, द्रव्यमान। क्या होगा, द्रव्यमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। तो जड़त्व को जो है ना इसके द्रव्यमान से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा किसके अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। बताइए। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा किसके अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों को बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है ना कि कौन सा धारा होगा। तो धारा 22 के तहत, धारा 22 के अनुसार। ठीक है, धारा 22 के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का क्या होता है, पूर्ण अधिकार होता है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए। कह रहा है कि पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियों निकलना, सुषुप्ता व्यवस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, फिनोलॉजी कहलाता है। और यही देखिए जो राहुल स्टडी ग्रुप है ना, इसी नाम से देखिए टेलीग्राम चैनल है, इसका जो है ना स्पार्क पब्लिकेशन में 2 प्रैक्टिस सेट हम डाल दिए हैं, पूरा डिटेल के साथ डाले हैं। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे दोनों प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। और आज जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का PDF पूरा डिटेल के साथ हम डाल देंगे, इसी चैनल पे डाल देंगे। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से होगा, उस लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का भी PDF आपको मिल जाएगा। और बाकी वहाँ पे करेंट वगैरह सारा स्टडी मटेरियल जो भी इन्फॉर्मेशन होता है इस चैनल से जो है ना, इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग सभी लोग जुड़ के रहिए। आपको इस चैनल से ना, आपको जितना भी चैनल आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं ना, इस बार एक बार जुड़ के देखिए। आपको इस चैनल पे बहुत सारा फैक्ट, आपको सारा जो है ना, आपको PDF वगैरह, टेस्ट वगैरह, बोर्ड वगैरह, सारा आपको इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ आपको इस पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए सभी लोग पेड बैच वाले हो या तो जो भी पेड बैच से नहीं जुड़े हैं, सारे लोग इस जो है ना, ये ऑफिशियल चैनल है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, इस चैनल से आप लोग सभी लोग ज्वाइन जरूर रहिएगा। आपसे जो है ना, एक तरह से आज हम बोल रहे हैं इस क्लास में, सभी लोग जरूर ज्वाइन रहिए, इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है, PDF होता है, सारा आपको इसी पे मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे ये कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 जो है ना किससे संबंधित है बताइए। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 है वो किससे संबंधित है बताइए। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने पर जो है ना धारा 354 का संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है बताइए। कह रहा है कि भारत के जो है ना कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 राज्यों में। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। ठीक है, कौन कौन है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और क्या है, तेलंगाना है। ये 6 राज्य में क्या है, तो वर्तमान में 6 जो है ना द्विसदनीय विधानमंडल है। कौन कौन स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश,
बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था, बताइए। कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। क्या होगा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ऑफ और फाथ के सहयोग से विकसित किया है, बताइए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश, भारत का पहला इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी पहला क्वेश्चन आए ना तो क्वेश्चन में पहला लिखा रहे तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ऑफ पाथ के सहयोग से विकसित किया है। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीमोसील। क्या होगा, नीमोसील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। करनी में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर जो है ना बनाया गया है, कौन सा बांध है मतलब जो है ना स्वर्णरेखा नदी पे बनाया गया है, तो ये कौन सा बांध होगा, तो चांडिल बांध है। क्या है, तो चांडिल बांध जो है स्वर्णरेखा नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था, बताइए। यहाँ पे राज्य पूछा है कि 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक कौन थे, तो नारायण गुरु थे। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था, तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था, केरल में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आशुतोष राणा है। कौन है, आशुतोष राणा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों झोपड़पट्टियों में से एक है, बताइए। क्या होगा, तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारावी है। क्या है, धारावी है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बेगम नूर जहाँ का विवाह पूर्व का नाम क्या था, बताइए। कह रहा है बेगम नूर जहाँ का विवाह पूर्व नाम क्या था, बताइए। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेहर उन निसा। क्या होगा, मेहर उन निसा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है इनमें से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है और साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं, बताइए। करनीन में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल से जो है ना के साथ नृत्य करते हैं। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चैती। क्या होगा, चैती। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया, बताइए। क्या होगा, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया, बताइए। इसमें कौन सा होगा, 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डल झील को जो है ना शामिल नहीं किया गया, लेकिन चिल्का झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया, लोकटा झील को शामिल किया गया और कीठम झील को जो है ना शामिल किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि कावेरी नदी, कह रहा है कावेरी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, बताइए। कह रहा है कावेरी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कावेरी का है। किसका है, कावेरी नदी का है। आइए, कह रहा है कि इनमें से किस संशोधन द्वारा वर्ष मतलब 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC को 27% आरक्षण प्रदान किया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से किस संशोधन के द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को 27% आरक्षण प्रदान किया गया है, बताइए। कौन सा संशोधन था, 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, 93वां संशोधन। क्या होगा, 93वां संशोधन होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये कब आया था, 2006 में। कब हुआ था, 2006 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बानभट्ट द्वारा लिखित है, बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन सी पुस्तक है जो बानभट्ट द्वारा लिखित है, तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षचरित के लेखक कौन है, तो बानभट्ट है। कौन है, बानभट्ट। नेक्स्ट आइए, और याद रखिएगा कि हर्षचरित जो है ना बानभट्ट लेखक है और जो है ना मतलब ये हर्षचरित जो है, अब बानभट्ट जो है ना हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। जो बानभट्ट था एक किसका दरबारी कवि था, तो मतलब जो है ना हर्षवर्धन का था। और इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तक है, एक हर्षचरित है, एक कदामरी है। कदामरी का भी लेखक बोलेगा तो बानभट्ट और हर्षचरित का भी लेखक बोलेगा तो बानभट्ट। और बानभट्ट किसका दरबारी कवि था, तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त जो है ना क्लड ब्लडेड प्राणी नहीं है, बताइए। कौन कह रहा है इसमें शीत रक्त प्राणी नहीं है, तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खरगोश जो है ना गर्म खून वाला है। ठीक है, लेकिन मेढक और शार्क और मगरमच्छ क्या है, तो शीत रक्त वाला प्राणी है। नेक्स्ट आइए,
कह रहा है कि सांची में स्थित बौद्ध विहार को विशाल स्तूप कहा जाता है। कह रहा है कि सांची में स्थित बौद्ध विहार को विशाल स्तूप कहा जाता है। यह भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है, जो है ना, कह रहा है कि जो किस जिले में के सांची शहर में स्थित है, बताइए। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रायसेन जिले में। क्या होगा? रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि डैश कब जो है महारानी विक्टोरिया की घोषणा में यह कहा गया है कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा, बताइए। कह रहा है कि डैश को महारानी मतलब कब जो है ना, जो है महारानी विक्टोरिया की घोषणा में यह कहा गया है कि अब से भारत का शासन और प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियाँ क्रमशः जो है ना क्या है, बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डी जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब सब भारत के जो है ना मानव की सबसे बड़ी, अगर सबसे छोटी हड्डी बोलेगा तो स्कब है, और सबसे बड़ी सबसे लंबी हड्डी बोलेगा तो क्या है, तो जंघास्थी है, मतलब फेमर है, ठीक है, फेमर। चलिए नेक्स्ट आइए, इसको ना फीमर बोल सकते हैं, ठीक है, फीमर। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि गांधी जी ने आशा व्यक्त की असहयोग को डैश के साथ जोड़कर भारत के मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू मुस्लिम उपनिवेशों के शासन सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं, बताइए क्या होगा। तो 51 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, खिलाफत आंदोलन। क्या होगा? खिलाफत आंदोलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि डैश की अर्थव्यवस्था में ब्याज की बहुमत कम दर की स्थिति है, जहां प्रत्येक आर्थिक कारक भविष्य में ब्याज दर के बढ़ने की उम्मीद करता है, इसलिए बॉन्ड की कीमत गिरती है, जिसके कारण पूंजी की हानि होती है। क्या होगा? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरलता पास। क्या है? तरलता पास। तो तरलता पास जो है ना, तरलता पास अर्थव्यवस्था में ब्याज की बहुत कम दर की स्थिति है, जहां प्रत्येक आर्थिक कारक भविष्य में ब्याज दर के बढ़ने की उम्मीद करता है और इसलिए बॉन्ड की कीमत गिरती है, जिसके कारण पूंजी की हानि होती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि टीम चेन्नई सुपर स्टार्स, अवध वॉरियर्स और मुंबई रॉकेट्स निम्न में से किस खेल से जुड़ी हैं, बताइए। कह रहा है टीम चेन्नई सुपर स्टार्स, अवध वॉरियर्स और मुंबई रॉकेट निम्न में से किस खेल से जुड़ी हैं, बताइए क्या होगा। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन से। क्या होगा? बैडमिंटन से। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि द मैन ईटर ऑफ मालगुडी उपन्यास किसके द्वारा जो है ना लिखा गया है, बताइए। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर के नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? आर के नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पे ये कह रहा है, वे ट्यूमर जो समानतः अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों तक नहीं फैलते हैं और थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कौन सा ट्यूमर जो है ना कहा जाता है, बताइए क्या होगा। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौम्य ट्यूमर। क्या है? सौम्य ट्यूमर कहते हैं। किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? तो सौम्य ट्यूमर कहते हैं। तो यह कह रहा है, वे ट्यूमर जो समानतः अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों तक नहीं फैलते हैं और थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सौम्य ट्यूमर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो है ना कब हुआ था, बताइए। लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। तो याद रखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुगल सराय वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट है भूता कोयला, एक धार्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले की परत चलना शामिल है। इसे जो है ना किस राज्य के तटीय जिलों में किया जाता है, बताइए। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। क्या होगा? कर्नाटक में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है इनमें से कौन सा कथन खो खो खेल के बारे में जो है ना सत्य नहीं है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है कि खो खो के बारे में जो है ना, खो खो खेल के बारे में कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए पहला कह रहा है कि यह एक जो है ना यह एक टीम वाला खेल है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। यह एक टीम वाला खेल है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और दूसरा कह रहा है कि मैच शुरू करने के लिए 10 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, बिल्कुल क्या है? तो गलत है। ठीक है, बिल्कुल क्या है? तो गलत है। ठीक है। आगे कह रहा है कि विपरीत टीम के 3 प्रतिरक्षक अनुधावक द्वारा छूने से बचने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और यह भारत के सबसे पुरानी पारंपरिक टैग खेलों में से क्या है? तो एक है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो ए, सी और डी सही है, लेकिन क्या है? तो बी क्या है? तो गलत है। याद रखिएगा कि जो है ना खो खो में कितना खिलाड़ी होता है? तो 9 खिलाड़ी होता है। कितना होता है? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होता है। ठीक है, 9 होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 59 पर कह रहा है कि नीरू मीरू जो है ना किस राज्य का एक जल प्रबंधन कार्यक्रम है, बताइए।
कह रहा है कि नीरू मीरू जो है ना किस राज्य का एक जल प्रबंधन कार्यक्रम है। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश का है। किसका? आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, और दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। बताइए कौन सा राज्य है? कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, और पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में क्या है, तथा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। कौन सा राज्य है? तो 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी को क्या कहते हैं? 7 सिस्टर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में किसके सदस्यों द्वारा बनाई गई थी? बताइए। कह रहा है हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन के पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना किसके सदस्यों द्वारा बनाई गई थी? 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि डैश द्वारा स्वयं सिद्ध किए गए नियम के अनुसार विद्युत अपघटनी विलयन से गुजरने वाले विद्युत की समान मात्रा से मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समतुल्य वजन के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल फेराडे। क्या होगा? माइकल फेराडे द्वारा स्वयं सिद्ध किए गए नियमों के अनुसार विद्युत अपघटनी विलयन से गुजरने वाले विद्युत की समान मात्रा से मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समतुल्य वजन के क्या होती है? समानुपाती होती है। नेक्स्ट आइए, एक गैल्वेनिक सेल में अर्थ सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं और इसका विभव विलयन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है? बताइए क्या होगा? एक गैल्वेनिक सेल में अर्थ सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? इसका विभव विलयन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनोड। क्या होगा? एनोड। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि डैश उष्मा तरंगों के रूप में जाना जाता है। बताइए कौन सा तरंग? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अवरक्त तरंगे। क्या है? अवरक्त तरंगे को उष्मा तरंगों के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि स्थल समीर वह जो है ना वह शीत समीर है जो स्थल से किस ओर प्रभावित होता है? बताइए। कह रहा है कि स्थल समीर वह शीत समीर है जो स्थल से किस ओर प्रभावित होता है? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए। क्या होगा? समुद्र की ओर प्रभावित होता है। क्या होता है? समुद्र के तरफ जो है ना प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि डैश जो जोरास्ट्रियन पारसी मूल का एक त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष मार्च में बसंत विषुव के दिन को दर्शाता है और भारत में पारसी लोगों द्वारा मनाया जाता है। वो कौन सा त्यौहार है? बताइए। तो 66 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जमशेदी नवरोज। क्या है? जमशेदी नवरोज। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है? बताइए कौन सा पुस्तक है जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है? बताइए कौन सा पुस्तक है? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द इंडियन स्ट्रगल। किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का है। तो द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? तो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। नेक्स्ट कर रहा है ऐसी परिघटना जिसमें रोटीफर मधुमक्खियाँ, कुछ छिपकलियाँ और पक्षी जैसे कुछ जीवों में मादा युग्मक निषेचन के बिना नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं? तो डी, अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। तो कह रहा है ऐसी परिघटना जिसमें रोटीफर मधुमक्खियाँ, कुछ छिपकलियाँ और पक्षी जैसे कुछ जीवों में मादा युग्मक निषेचन के बिना नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है, उसे अनिषेक जनन कहते हैं। तो नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि एक प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। कौन सा घटना? बताइए। 69 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस प्रभाव है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए क्या है? जिम्मेदार है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कड़मा झारखंड में महिलाओं द्वारा किसको लेकर जाने वाली एक नृत्य शैली है? भाई क्या होगा? 70 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कलश का। किसका है? कलश का है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कड़मा झारखंड में महिलाओं द्वारा जो है ना कलश लेकर जो है की जाने वाली एक क्या है? नृत्य शैली है। नेक्स्ट कह रहा है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड क्लॉज जो है ना कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन जो है अर्थशास्त्री किसकी प्रभावशाली रचना है? बताइए। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ का है। किसका? एडम स्मिथ का है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है नेता कमल हसन राजनीतिक दल किसके संस्थापक के अध्यक्ष हैं? बताइए। अभिनेता कमल हसन राजनीतिक दल किसके संस्थापक अध्यक्ष हैं? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
मक्कल निधि माइम का, किसका है? मक्कल निधि माइम के जो है ना कमल हसन क्या है? संस्थापक अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है भारत में तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और किस राज्य में जो है ना पाया जाता है बताइए? 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। क्या होगा? मेघालय। तो भारत में तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि डैश, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो सिफॉन, मलमल, ऑर्गेनेजा, ऑर्गेंडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथ की कढ़ाई पर जोर देता है। बताइए कौन सा है? 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? चिकनकारी। क्या है? चिकनकारी। नेक्स्ट आइए, कह रहा है डैश तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्सरे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, परावैंगनी और इंफ्रारेड तरंगे शामिल होती। बताइए क्या होगा? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुम्बकीय। क्या होगा? विद्युत चुम्बकीय। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्सरे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, परावैंगनी और इंफ्रारेड तरंगे क्या होती है? तो शामिल होती है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि एक उत्पाद की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि कारण क्या होता है? बताइए एक उत्पाद की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि कारण क्या होता है? बताइए क्या होगा इसका? इन्वेंट्री अनियोजित विसंचय होगा। क्या होगा? इन्वेंट्री का अनियोजित विसंचय होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है एस्ट्रोनॉमिकल दूरी की इकाई है। बताइए इकाई क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल दूरी की इकाई क्या है? क्या होगा बताइए? 77 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पारसेक है। क्या है? तो पारसेक। एस्ट्रोनॉमिकल दूरी की इकाई क्या है? तो पारसेक है। नेक्स्ट है गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति में जो है ना डैश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू का उद्घाटन में हुई थी। बताइए कब हुआ था? गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति में कब जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू का उद्घाटन हुआ था? तो 78 का राइट आंसर क्या होगा? 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1916 में। कब हुआ था? फरवरी 1916 में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मरिया इरुदयम जो 2 बार विश्व चैंपियन और 9 बार राष्ट्रीय चैंपियन रही, वो किस खेल से जुड़ी है? बताइए। तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैरम से। किसे? कैरम से है। तो मरिया इरुदयम का संबंध किस खेल से है? तो कैरम से है। कैसे? किसे है? तो कैरम से है। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पर दिखाया गया चित्र जो है ना किसका चुनाव चिन्ह है? बताइए सबको पता होगा, हमारे बिहार का कौन सा पार्टी? बताइए। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता दल यूनाइटेड, अपना नीतीश कुमार का है। किसका है? तो तीर छाप किसका है? जनता दल यूनाइटेड का है, मतलब जदयू का है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है सिक्का अधिनियम 2011 में जो है ना सिक्का अधिनियम 2011 भारत में कितना रुपये का मूल्य वर्ग के लिए सिक्के जारी करने की अनुमति देता है? बताइए। कह रहा है कि सिक्का अधिनियम 2011 भारत में कितना रुपये तक के मूल्य वर्ग के लिए सिक्के जारी करने की अनुमति देता है? क्या होगा? 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1000। क्या होगा? 1000 रुपया। नेक्स्ट है फोटो पीरियडिज्म के संदर्भ में क्या सही है? बताइए फोटो पीरियडिज्म के संदर्भ में क्या सही है? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जीवों के दिन और रात की लंबाई की क्या है? प्रतिक्रिया है। तो फोटो पीरियडिज्म के संदर्भ में क्या सही है? तो ये जीवों के दिन और रात की लंबाई की प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ में विचलित हो जाती है। इस परिघटना को जो है ना क्या कहते हैं? बताइए। जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? इस परिघटना को जो है ना अपवर्तन कहते हैं। क्या करते हैं? इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि डैश ठोस शक्तिशाली कुलौमी स्थिर विद्युत बलों से बंधे धनायन और ऋणायन की 3 त्रिविमीय विन्यास के द्वारा बने होते हैं। बताइए किसके होते हैं? तो 84 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आयनिक। तो आयनिक जो है ना ठोस शक्तिशाली कुलौमी बलों से बंधे धनायन और ऋणायन की 3 त्रिविमीय विन्यास के द्वारा बने होते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी डैश की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। बताइए किस पे चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे? तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबी रेखा। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में जो है ना दादा भाई नौरोजी जो है गरीबी रेखा की अवधारणा पे चर्चा करने वाले क्या थे? पहले व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि डैश बांस और तुम्बी का उपयोग करके बनाया गया एक तार वाला वाद्य यंत्र है जिसे अधिकतर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायक उपयोग करते हैं। बताइए कौन सा है? तो 86 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक तारा है। क्या है? एक तारा। तो एक तारा जो है ना वो बांस और तुम्बी का उपयोग करके बनाया गया एक तार वाला वाद्य यंत्र है जिसमें अधिकतर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायक उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम 1967 में बदलकर जो है ना क्या कर दिया गया था? बताइए अशोक चक्र वर्ग तृतीय का नाम जो है 1967 में बदलकर क्या कर दिया गया था? तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सौर्य चक्र। क्या होगा? सौर्य चक्र। नेक्स्ट है
असम की जलवायु जो है ना किस डैश के रूप में वर्णित की जाती है, बताइए किस रूप में जो है ना वर्णित की जाती है असम की जलवायु। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु। तो असम की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु के रूप में जो है ना वर्णित की जा सकती है। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजदौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व डैश नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। बताइए क्या कारण था, क्या था बताइए, कौन था वो। तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, मीर जाफर। क्या होगा, मीर जाफर। ठीक है, तो कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजदौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व जो है ना मीर जाफर नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि वह नीति क्या कहलाती है जिसमें वह निर्धारित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी भूमि हो सकती है। बताइए, कह रहा है वह नीति क्या कहलाती है जिसमें वह निर्धारित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी भूमि जो है ना हो सकती है। बताइए क्या होगा। तो 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, लैंड सीलिंग। क्या होगा, लैंड सीलिंग। ठीक है, तो जो है ना लैंड सीलिंग कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा आइनों के स्वतंत्र हस्तांतरण का कौन सा नियम कहता है कि एक विद्युत अपघटय की मोलर चालकता को सीमित करने को विद्युत अपघटय के ऋणायन और धनायन के विशिष्ट योगदान के रूप में प्रदर्शित जो है ना किया जा सकता है। बताइए क्या होगा। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, कोलर हाउस। क्या होगा, कोलर हाउस कहलाता है। क्या कहलाता है, कोलर हाउस। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि द्रव पदार्थ में गैसों की विलेयता तापमान में कमी होने के साथ जो है ना क्या रहती है। बताइए, द्रव पदार्थ में गैसों की विलेयता तापमान में कमी होने के साथ क्या होती है। तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। बताइए किसमें कहा गया है। तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाईचारा। क्या है, भाईचारा। तो प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसमें कहा गया है, तो भाईचारा में। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है टीम बंगाल वॉरियर्स। कह रहा है कि टीम बंगाल जो है ना वॉरियर्स हरियाणा स्टीलर्स और बेंगलुरु बुल्स जो है इनमें से किस खेल से जुड़ा हुआ है। बताइए। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कबड्डी। क्या हो, कबड्डी। नेक्स्ट आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है। इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है श्री राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है। देखिए पहला कह रहा है कि वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और उनके सेकेंड ऑप्शन कह रहा है वह पद्मश्री पुरस्कार से पाने वाले पहले व्यक्ति थे, क्या है, बिल्कुल गलत है। और अगला कह रहा है कि वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। वह भारत के गवर्नर जनरल के बनने वाले पहले भारतीय थे, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो ए और सी और डी क्या है, तो सही है, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। ठीक है, तो इसमें गलत क्या है, तो गलत जो है ना बी क्या है, तो गलत है, लेकिन ए सी डी क्या है, तो सही है। तो याद रखिएगा ना कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के नामी वकील, लेखक, राजनीतिक दार्शनिक थे। वे राजा जी के नाम से जो है जाने जाते थे। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और वर्ष 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु के बाद राजगोपालाचारी को गृह मंत्री बनाया गया था। और वर्ष 1959 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। और श्री राजगोपालाचारी का अगर पूछेगा जन्म कब हुआ था, तो 10 दिसंबर 1878 को जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ, मद्रास में जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए। 96 नंबर से जो है ना 100 नंबर क्वेश्चन तक मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका PDF हम डाल देंगे। ठीक है, और जिनको भी जुड़ना है बैच, जो पेड बैच स्टार्ट हुआ है प्रैक्टिस प्लस होमवर्क बैच, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत आपको फायदा होगा। अगर 149 पेड करते हैं तो आपको लगातार 3, 4, 5, 6 महीना आपको जो है ना बैच में जुड़कर आराम से होमवर्क प्रैक्टिस सेट अपना कंप्लीट करते रहिए। आपका जो है एक तरह से तैयारी ना आपका जो अच्छा लेवल पे चल जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तभी आपको जो है ना एक तरह से फ़ायदा होगा। और अभी से, क्योंकि वैकेंसी आएगा और चला भी जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले से तैयारी को जो है ना मजबूत रखिए, तो आप एग्ज़ाम में जो है ना अच्छा कर पाइएगा। तो आराम से एक OMR शीट लाइए और प्रैक्टिस सेट का आपको PDF मिलता ही, आराम से OMR शीट पर प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद आंसर मिलाइए। उसके बाद जब भी क्लास आएगा यूट्यूब पे, तो उससे क्या होगा ना, आप यूट्यूब पे क्लास देखिएगा और जिस अनुसार हम क्वेश्चन करवाते हैं, आपको हर क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार रिपीट करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, अच्छे से क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और लगेगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन हमको गलत हुआ था। इस प्रकार आपका बेहतर तरीके से जो है आपका तैयारी हो जाएगा। इसलिए सभी लोग जुड़िए, जो भी प्रॉब्लम हो, नंबर तो दिया हुआ है 7549392490। इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, आपको सारा जानकारी इस पर मिल जाएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए इधर 96 से जो है आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग मैथ को बना लीजिएगा। तो 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, सी। नेक्स्ट देखिए 98 का जो राइट आंसर क्या होगा, 98 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 98 का ए होगा। क्या होगा, ए होगा। 99 का राइट आंसर क्या होगा, तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। आगे देखिए लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन है। 100 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ए सेट नंबर था 4, सेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में सेट नंबर 5 देखेंगे और क्रेन पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट आते रहेगा। वो भी कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कारणवश कभी कभी होता है ना, क्लास लेट होता है, हो जाता है, इसलिए इसके लिए सॉरी। आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। अभी क्लास अगर नहीं आए ना तो पीछे क्लास आप लोग जो है ना मौका मिल जाता है, इसलिए पीछे क्लास आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। और बाकी जो भी यहाँ पे टेस्ट होता है वो सभी लोग टेस्ट को दीजिए, क्योंकि बहुत जो है ना मेहनत से आपको लोग के क्वेश्चन जो 3 में टेस्ट होता है, बहुत मेहनत से क्वेश्चन को सेट किया जाता है। आप लोग टेस्ट को ला देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ किस प्रकार जो है ना क्वेश्चन उसमें दिया जाता है। इसलिए सभी लोग टेस्ट दिया कीजिए और जब भी क्लास नहीं आता तो पीछे का प्रैक्टिस सेट आप लोग रिवीजन करते रहिए। और क्लास को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हर ग्रुप में क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी तो नंबर दे ही दिए हैं, आप लोग जो भी क्वेरी होगा आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और बाकी क्लास जो भी लगा नेगेटिव तो पॉजिटिव जो भी रहेगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि कैसे क्या होगा और कैसे क्या बेहतर तरीके से और करवाया जाए, तो ये चीज़ बहुत कुछ मिलता है सीखने को। तो सभी लोग जो है, और सिलेक्शन गुरु का जो बुक है ना क्वेश्चन बैंक का, उसका भी आपको आएगा। और ज्ञान बिंदु क्वेश्चन में तो 7 सेट खत्म करवा दिए हैं। उसमें आपका जो अभी से अब जो क्लास आएगा उसमें नोट्स है। तो नोट्स में मेन चैप्टर क्या है? तो इकोनॉमिक्स से है। और पीटी एग्जाम के लिए जो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सभी लोग तो सेट करवा ही रहे हैं, लेकिन आपको नोट्स हम शुरू से करवाते हुए जा रहे हैं। तो उसमें अभी जो आया है इकोनॉमिक्स का क्या है? तो नोट्स है। तो उसमें पहले अब इकोनॉमिक्स से स्टार्ट होगा, इकोनॉमिक्स पूरा खत्म होगा, उसके बाद अब फिर नेक्स्ट सेट आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।